हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम स्क्रीनर डॉट इन करके एक वेबसाइट होती है उसको यूज़ करके हम कैसे अपने कोई भी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही इजी बना सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक का नाम कहीं सुनते हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं या फिर हमने टीवी पर किसी चैनल पे कोई स्टॉक का नाम सुना तो हमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उस स्टॉक को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। और हमको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए कि वो स्टॉक क्या है, वो कंपनी क्या काम करती है। तो ये बेसिक जानकारी जानने के लिए हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्क्रीनर डॉट इन। कोई भी आप अपना सर्च इंजन खोलेंगे और उसमें अगर ऊपर डालेंगे स्क्रीनर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका या तो यहाँ शो करने लगेगा या फिर ये जो आपका पॉपअप खुलता है इसमें आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे जैसे स्क्रीनर डॉट इन, अब मैंने इसको खोला तो स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल यहाँ पे आ गया। इसको जब अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैसा अ, मतलब स्क्रीन दिखने लगेगी। इसमें आपको एक यहाँ पे सर्च इंजन दिखेगा। यहाँ पे आप इसको ओपन जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम डालेंगे। फ्रेंड्स, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगा। इस वीडियो में अपन जितने भी स्टॉक्स का नाम लेंगे वो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। वो सिर्फ अपन सीखने की पर्पज से इसको स्क्रीनर वेबसाइट पर इसको सीखने के लिए अपन उस स्टॉक के नाम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने एक कंपनी है उसका नाम है एक्यूटास केमिकल्स। ये जब अपन डालेंगे तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। आपने जैसे ही इसको खोला ये एक्यूटास केमिकल्स का पूरा लेखा जोखा आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है या किस बारे में है। ये कंपनी तो अबाउट में इस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर अपन को इस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसकी वेबसाइट पे जाके अपने को देखना है, तो ये जो लिखा होता है ये इसकी कंपनी की वेबसाइट होती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब जैसे ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप ये एक्यूटास केमिकल्स वाली जो कंपनी है इसकी पूरी वेबसाइट आ गई। इसमें आप सारी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। वापस अपन इसमें आएंगे तो इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन बेसिक जानकारी क्या क्या मिलती है अपने को। तो जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब इस कंपनी की टोटल इतने का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस कंपनी का करंट प्राइस कितना चल रहा है। तो ये इस कंपनी का करंट प्राइस हाई एंड लो, मतलब एक साल में इस कंपनी का इतना हाई टच किया और इतना लो टच किया है, ये एक साल का दिया हुआ है। अब स्टॉक का पीई दिया हुआ है कि ये स्टॉक का पीई कितना है। जैसे 62.5 इज स्टॉक का पीई दिया हुआ है। आरओसी ऑफ दैट कंपनी यहाँ पे 19.9% इज आरओसी ऑफ द कंपनी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड है उसमें ये कितना रिटर्न कमा रही है, तो ये 19.9% है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेशियोज दिए हुए रहते हैं इसको अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये जो वर्जन खुला हुआ है स्क्रीनर डॉट इन का फ्री वर्जन है। इसमें जो भी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी ये फ्रीली अवेलेबल है। जैसे इसमें एक एडिट रेशियो का ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको फ्री वर्जन में थोड़े कम रेशियोज 40 से 50 रेशियोज आप यूज़ कर सकते हैं और पेड वर्जन में मोर देन 40 टू 50 रेशियोज आप यूज़ कर सकते हैं। पर एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए 40 टू 50 रेशियोज इनफ होते हैं एक बार की जानकारी के लिए। फिर जैसे जैसे आप इस वेबसाइट के यूज टू हो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। पर इनिशियल के लिए आपके लिए इतनी चीज़ें सफिशिएंट होती है। जैसे ये एडिट रेशियो दिया हुआ है, अब इसमें जितने भी रेशियोज दिए हुए हैं ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखे हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई रेशियोज को कम या ज़्यादा करना हो तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट रेशियो दिया हुआ है इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जितने भी ये दिए हुए रेशियोज ये यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको। जैसे इतने सारे रेशियोज हैं, इसमें आप जिनको भी यहाँ पे टिक करेंगे, जिनको टिक करना चाहें वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे और जिसको निकालना चाहें उसको अनटिक कर दीजिए। जैसे ये प्लेस्ड परसेंटेज है, मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है कि प्लेस्ड परसेंटेज मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स कितने हैं। जैसे वो कंपनी है उसने अपने कितने शेयर्स को गिरवी रखी हुई है, तो उसको अगर आपको टिक रखना है तो आप टिक रखिए। अगर आप उसको हटा देंगे तो ये नहीं शो करेगा, और अगर आप इसको टिक करेंगे तो ये सामने शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव क्विक रेशियोज में जाके इसको सेव करना होगा, अदरवाइज आपके कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
अब उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ रहता है, अगर आपको डायरेक्ट किसी भी ब्लॉक में पहुँचना है तो आपके पास हमने ये दिया हुआ रहता है, और अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएँगे तो ये आपके चेंज होते जाएँगे। जैसे ये चार्ट है, अब ये चार्ट में आपको 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर अप टू मैक्सिमम का दिया हुआ है। मैक्सिमम मतलब जब ये कंपनी लिस्ट हुई होगी, उसके बाद से ये आपको चार्ट शो कर रहा है। तो ये प्राइस चार्ट है। इसका मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस दिए हुए हैं, ये जो आपको बॉक्स दिखा रहा होगा, इसके ऊपर जो कर्सर के ऊपर जो बॉक्स चल रहा है, ये इसका इस टाइम का, इस डेट का प्राइस है। तो वैसे ही अपन यहाँ पे पी रेशियो भी देख सकते हैं कि ये तो प्राइस चार्ट है। अब अगर अपन यहाँ पे पी रेशियो में क्लिक करेंगे तो ये पी का चार्ट हो जाएगा, प्राइस प्राइस अपॉन अर्निंग्स का चार्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 62 पी चल रही है इस स्टॉक की, वैसे यहाँ पे इस स्टॉक के कब कब कितनी कितनी पी रही है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोज और कॉन्स दिए हुए हैं कि किसी जो कंपनी आप खोलेंगे उसके क्या प्रोज हैं और ये क्या कॉन्स है आपके। तो जैसे अगर कोई कंपनी कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, जैसे अपन ये कंपनी देख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, मतलब कम डेब्ट मतलब कर्जा, कंपनी ने अपना कितना कर्जा कम किया है। तो वो उसके प्रोज में आ जाएगा कि कंपनी अपना कर्जा धीरे धीरे कम कर रही है। लेकिन उसी प्रकार से कॉन्स हुआ, जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग इज डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी कम हुई है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कोई कंपनी रहती है उसको कौन में क्यों लिया इसने, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग कम होना एक नेगेटिव साइन होता है। लेकिन फिर वो अपने को बाद में एनालाइज करना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग किस चीज के लिए कम हो गया। अगर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को बेच के वो जो पैसा आया है उसको कंपनी की ग्रोथ में यूज किया है, तो ये चीजें जरूरी होती है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीजें अपने को उसके कॉन्स में दिख जाएगी। फिर पीयर कंपैरिजन, पीयर क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, लेकिन ये जो भी बहुत इनिशियली स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ये समझ में नहीं आते कि इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए आज मैंने बहुत ही बेसिक्स को कवर किया है। पीयर कंपैरिजन मतलब पीयर यानी होता है कि आपकी उसी जैसी, जैसे कि ये एक केमिकल कंपनी है तो केमिकल में और कौन कौन सी कंपनी इस टाइप का काम कर रही होगी वो आपको पीयर्स में शो करता है। जैसे लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, ये सारी केमिकल कंपनीज है तो वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। उसके बाद होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे फ्रेंड्स हर 3-3 महीने में एक क्वार्टर पूरा होता है, जैसे कि होता है अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर चालू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये ऐसे करके क्वार्टर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो होता है आपका अप्रैल मई जून, ये भी आपका ये आपका Q1 हो गया। तो ये आपको ये जो होता है अप्रैल मई जून, तो ये तो जो जून वाला दिया हुआ है ये आपका Q1 हो गया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये Q2 हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये Q3 हो गया। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये आपका Q4 हो गया। तो वही होता है Q1 Q2 Q3 Q4, फिर Q1 रिपीट होता है, फिर Q2 Q3 Q4, तो वैसे ही रहता है। Q1 Q2 Q3 Q4 होता है आपका। अब यहाँ पे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स अपन ने देख लिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है। इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट जैसे 306 इसकी सेल्स हुई है। अब अपने को अगर ये परसेंटेज टर्म में देखना है कि इसकी कितने परसेंट सेल हुई है, तो वो अपन यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में भी देख सकते हैं कि इसका 24% इसका सेल्स इस सितंबर जो क्वार्टर है, पिछला जो क्वार्टर है सितंबर क्वार्टर, जैसे ये जो पिछला क्वार्टर रहता है, तो ये वाला जो आपका क्वार्टर था उससे इस क्वार्टर में ईयर और ईयर कितनी ग्रोथ हुई है, ये वाला जो क्वार्टर आपका दिया हुआ रहेगा इससे ये वाले क्वार्टर में कितनी ग्रोथ हुई है ये आपको यहाँ शो करेगा। के बाद ईयर ऑन ईयर आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, इस क्वार्टर से इस सितंबर क्वार्टर से ये वाले सितंबर क्वार्टर में आपकी कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे ये वाला जो क्वार्टर आपका दिया हुआ है सितंबर क्वार्टर, और इस क्वार्टर में आपका चेंज इन ग्रोथ कितना हुआ है, 24% इसका इंक्रीज हुआ है।
24% आपका इंक्रीज हुआ है। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो एबिट होता है वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है स्क्रीन पे। एबिट का जो ए बी आई डी टी ए, वैसा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization। डेप्रिसिएशन और amortization ये होता है। डेप्रिसिएशन जो कंपनीज रहती है जिनके फिजिकल एसेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, उनमें जो होते हैं एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, डेप्रिसिएशन उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और amortization जो कि डिजिटल कंपनीज रहती है, उनका जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है वो जब ना वो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसको amortization बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है अपने को कि यही जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज कितना है। फिर आपकी अदर इनकम दिखाया रहता है यहाँ पे। इंटरेस्ट शो किया रहता है कि आपको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा लग रहा है। आप जितने भी जो भी पैसा आपने बोरोइंग की है उसमें आपको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा लग रहा है वो यहाँ पे शो करता है। फिर ये डेप्रिसिएशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कंपनी है जिसके एसेट्स हैं तो मशीनरी रहेगी, प्लांट रहेगा, प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह रहती है, तो मशीनरी की भी जो लाइफ रहती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो उसको डेप्रिसिएट बोला जाता है। डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। फिर ये जो प्रॉफिट रहता है, ये जो टैक्स है, टैक्स आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी कितने परसेंटेज टैक्स शो कर रही है। जैसे अगर इसमें लिखा है 25%, 28, 24%, इसका मतलब है कंपनी प्रॉपर टैक्स पे कर रही है। फिर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ये रहता है कि आफ्टर टैक्स आपका मोटा मोटी कितना पैसा आया उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अब ये रहता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे आपकी कितनी अर्निंग्स हुई है इन रुपीज, वो यहाँ पे आपको शो किया रहता है। फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। तो मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हर ईयर का आपको यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे मार्च 2017 से अपने को शो कर रहा है 25 तक के। और ये जो टीटीएन लिखा हुआ है ये होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। मतलब अभी जैसे नवंबर मंथ चल रहा है तो पिछले नवंबर मंथ से लेकर अभी नवंबर मंथ तक का जो भी उनका सेल्स हुआ होगा उसको ट्रेलिंग 12 मंथ में शो किया जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे अपन ने क्वार्टरली सेल्स में देखा था वैसे ही सेम प्रॉफिट एंड लॉस में दिया रहता है, पर ये ईयर ऑन ईयर दिया हुआ रहता है। फिर यहाँ आगे अपन देखेंगे कि ये नेट प्रॉफिट बिल्कुल वैसा ही है कि अपने को कैसे नेट प्रॉफिट दिखाया है इसमें। यहाँ पे ये वाला कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो आपकी 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कितनी सेल्स ग्रोथ हुई है, कितनी कितनी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और स्टॉक प्राइस में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ है, 3 इयर्स में 57% है जैसे इस स्टॉक में, और 1 ईयर में 70% है। उसी के आगे दिया हुआ रहता है अपनी बैलेंस शीट दी हुई रहती है। बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है कि कितना रिजर्व है कंपनी के पास, कंपनी ने कितनी बोरोइंग्स लेके रखी है, अदर लाइबिलिटीज क्या है कंपनीज की, इसके फिक्स्ड एसेट्स क्या है। फिक्स्ड एसेट्स में आगे आपको दिया हुआ रहता है इसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह क्या क्या है, उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद ग्रॉस ब्लॉक दिया हुआ रहता है कि कंपनी के पास टोटल कितना फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो दिया हुआ रहता है, वो ग्रॉस ब्लॉक में आता है। अब इसमें जो CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि आज कितनी कैपिटल लगी हुई है, हमारी जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कैपिटल मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोग्रेसिंग है, इसीलिए उसको CWIP में यूज किया जाता है। इसलिए इसका 130 करोड़ रुपीज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिया हुआ है। फिर एक कैश फ्लो रहता है। कैश फ्लो में फ्रेंड्स रहते हैं, तीन चीजें रहती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ज़रूर देखा जाए। अब जैसे कोई भी कंपनी है उसमें यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि उसमें कितना कैश आ रहा है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ने शो तो कर दिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इतना ज़्यादा है, इतना इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर नेट प्रॉफिट में भी दिखा दिया कि 160 करोड़ का, 49 करोड़ का, 83 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे तो वो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ ज़रूर देखना चाहिए कि भाई जितना तुम्हारा धंधा हुआ है उतना तुम्हारे धंधे में पैसा आ रहा है, आपने सामान तो बेच दिया,
लेकिन आपको सामान का पैसा मिला भी कि नहीं मिला, तो वो आपको समझ में आता है कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब आपने जो सामान बेचा है उसका कितना पैसा आपको आया है, गल्ले में कितना पैसा आया है वो आपको यहाँ शो होता है। अब यहाँ पे आगे रहता है रेशियोज। रेशियोज में रहता है कि आपको कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज जरूर देखना चाहिए कि आपकी वर्किंग कैपिटल डेज कितनी है, मतलब कितने दिनों में आपका पैसा आपको वापस मिल जा रहा है। जैसे इन्वेंट्री डेज, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे ये एक केमिकल कंपनी है, मान लीजिए एक कोई शैम्पू बनाने की कंपनी है, वो शैम्पू जब बनता है उसके बाद उसको इन्वेंट्री, मतलब आपके स्टोर में कितने दिन तक के पड़ा हुआ है वो सामान, तो वो रहता है कि इतने दिनों तक के आपका स्टोर में वो सामान पड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये वर्किंग कैपिटल डेज का कैलकुलेशन होता है कि आपके इतने दिनों में आपका पैसा आपको वापस मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये दिख जाता है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है और किस साल कितनी रही थी उसकी शेयर होल्डिंग, बढ़ रही है या घट रही है, वो सब हमको यहाँ पे 2022 से आपको ऐसे शो कर दिया। तो यहाँ पे हर क्वार्टर में दिखाया है क्योंकि ये क्वार्टरली सिलेक्टेड है। अगर हम इसमें ईयरली में क्लिक कर देंगे तो हमको मार्च 2022 से लेकर सितंबर 25 तक का आपको शो करेगा। जैसे ये मार्च 22, मार्च 23, 24, 25 और फिर ये अभी का शो कर रहा है। अगर अपन कोई क्वार्टरली में क्लिक कर देंगे तो आपको ये क्वार्टर वाइज दिखाने लग जाएगा। फिर उसी प्रकार प्रमोटर की किस प्रकार कम हुई, बढ़ी, या फिर एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम हो रही है या बढ़ रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग होगी तो आपको गवर्नमेंट में दिखेगी, और फिर पब्लिक की कितनी शेयर होल्डिंग इसमें है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे एफआईआईज में होता है कि एफआईआईज में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि कौन कौन से एफआईआईज हैं जिनने अपनी शेयर होल्डिंग इसमें लेके रखी। उसी प्रकार आप अगर डीआईएस में क्लिक करेंगे तो डीआईएस में आपको शो करेगा कि कौन कौन सी कंपनीज है जो यहाँ पे इसमें एक्टिवस केमिकल्स में उनकी होल्डिंग्स है। फिर अब फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम होता है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं सारे, जैसे कि अगर एनुअल रिपोर्ट है, आपको किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलना है, या तो फिर आप उस कंपनी की वेबसाइट में जाके इन्वेस्टर्स में जाके आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे स्कैनर डॉट इन में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आके भी आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट लिखी हुई है, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग लिखी है, लेकिन बहुत कई कंपनीज रहती है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती हैं जो किसी भी कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। रेटिंग्स क्यों जरूरी होती है कंपनीज को? अगर कोई लोन चाहिए रहता है तो उनको अपनी रेटिंग शो करना पड़ता है। जैसे बैंक से अगर कंपनी कोई लोन लेती है तो वो अपनी रेटिंग्स करवाती है। कंपनी रेटिंग्स अपनी खुद कराती है, बिट ऑफ सॉल्ट तो रहता ही है यहाँ पे कि कंपनीज खुद अपनी रेटिंग करवा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड होने के चांसेस, लेकिन फिर भी बहुत कम चांसेस रहते हैं और बहुत कुछ अपने को जानकारी मिल जाती है। जैसे क्रेडिट रेटिंग है, अब इस कंपनी ने अपनी रेटिंग कब करवाई थी या यहाँ पे कब शो हुआ है, 26 दिसंबर 2024 को लास्ट एंड है इसने अपनी रेटिंग करवाई थी। आप यहाँ पे जाके इन कंपनीज की रेटिंग खोल सकते हैं, और रेटिंग का एक फायदा ये भी होता है कि उस कंपनी के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाती है कि वो कंपनी क्या काम करती है, बहुत सी जानकारी ना उसमें आपको शो हो जाती है। जैसे जैसे कि कुछ अपन आगे देखते हैं, जैसे अब कॉन कॉल्स होते हैं, कॉन कॉल्स में भी आपको यहाँ पे अक्टूबर 2025 में यहाँ पे इसकी पीपीटी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो भी कॉन कॉल हुई होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाके अपन ये देख सकते हैं और इसको अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये इस कंपनी का नाम पहले एमी ऑर्गेनिक्स था, तो उसके नाम से इसका दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपन बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, ए प्लस रेटिंग मिली हुई है, और कौन सी केयर रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग की हुई है। अब यहाँ पे अपने को बहुत सारी इस कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो हमको किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग्स जरूर पढ़ना चाहिए। उससे हमको एक तो ये होता है कि उसकी रेटिंग अगर खराब हो, अगर रेटिंग्स खराब है तो अपन उस कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर रेटिंग्स अच्छी है, हमको अच्छी लग रही है वो कंपनी, तो उसके बारे में हमको थोड़ा-सा नॉलेज भी हो जाता है कि वो कंपनी काम क्या कर रही है। एटलीस्ट बेसिक इतनी जानकारी तो आपको होना ही चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है।
और उसके क्या उसको कितने ऑर्डर्स मिले हैं, कितने उसके ऑर्डर्स टर्मिनेट हुए हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जैसे डिटेल डिस्क्रिप्शन की रेटिंग ड्राइवर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसमें कितना डेप्थ है कंपनी में, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार किसी भी कंपनी को लेने से पहले एटलीस्ट आपके 3 या 4 पेज का होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। एनुअल रिपोर्ट अगर आपको पढ़ना हो तो वो काफ़ी बड़ी होती है, लोग पहले ही डर जाते हैं बड़ी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के पहले। लेकिन इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में कंपनी के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा सजेशन है कि आपको इसकी क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्या-क्या देखा कि अपन कोई भी स्टॉक की एक बेसिक स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं स्क्रीनर डॉट इन से, जिसमें हमको सारी जानकारी एक साथ एक ही पेज में मिल जाती है। और हमको क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बेसिक्स हमको उतने तो पता होने ही चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।